आपने तो बहुत सारा वीडियो देखे होंगे कहानी और लेखक का नाम याद रखने के लिए, लेकिन आज हम एक अलग सा वीडियो बना रहे हैं और जिसमें कि पाठ और विधा, इससे कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क का भाई? 3 मार्क का। ठीक है, 3 मार्क का। आज इस 3 मार्क को देखते हैं कैसे याद रखना है, 3 मार्क कैसे आएगा हमको। जैसे ये पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आपके हिंदी का पहला पाठ है। तो इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूछ देता है क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें जब इस पाठ को आप पूरा पढ़िएगा, हम पढ़ाए भी हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, आप इस पाठ को पूर्ण रूपेण पढ़ लीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जब आप पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ जाति के बारे में चर्चा की गई है। यानी आपको एक जब पूरा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये जाति पर ही निबंध है, तो जाति पर निबंध है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ट्रिक हो गया कि इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ जाति के ही बारे में, बार बार जाति के बारे में रिपीट होते रहता है। तो यानी आप उसको कह सकते हो निबंध, जाति पे निबंध लिखा गया। तो यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये एक निबंध हो गया। क्लियर? दूसरी बात, 20 के दांत कहानी को जब आप पढ़ोगे तो इसमें आप देखिएगा मदन और कासू के झगड़े की बात हो रही है। एक तरह की कहानी, बड़ी रोमांचक कहानी है। मदन 2 दांत भी तोड़ दिया था, किसका? कासू का, फैट लगा के, नहीं जी। तो ये कहानी है 20 के दांत कहानी। जब आप पढ़ोगे सेंस आप वाला कहानी तो ये कहानी हो जाएगा, 20 का दांत कहानी हो गया है। देखिए उसके बाद भारत से हम क्या सीखें, जब आप ये पाठ को पढ़ोगे तो इसमें मैक्स मुलर जी जो है ना, मतलब भाषण दिए हैं मैक्स मुलर जी उसमें कि देखिए सभी दुनिया के सभी देशों से बेस्ट है हमारा देश भारत। इसमें जो है ना ऐसा स्पीच दिया गया, ऐसा भाषण दिया गया है जो ये बताता है कि सभी देशों से बढ़कर हमारा देश है। मतलब भारत को उत्तम स्थान प्राप्त करवाया है इस पाठ में। ठीक है ना, भारत से हम क्या सीखे, इसमें भाषण दी गई है भारत के बारे में खाली। उनके बाद देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जब ये पाठ आप पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ आपको नाखूने के बारे में चर्चा की गई है कि प्राचीन काल में नाखून क्यों रखते थे, आज क्यों नहीं रखना चाहता है लोग। मतलब सिर्फ और सिर्फ नाखून है। किस देश के लोग बड़ा बड़ा नाखून पसंद करता है, किस देश के लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करता है। मतलब सिर्फ नाखून के बारे में चर्चा। तो यानी वो भी हो गया, नाखून, सिर्फ नाखून के बारे में चर्चा हो रही है इसमें। तो आप कह सकते हो कि ये निबंध है। लेकिन आप देखिए निबंध, नाखून में हम क्या लगाते हैं? ललका लगाते हैं ना, ललका। तो यानी नाखून में ललका, तो ललका मतलब ललित, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललका निबंध हो गया। यानी क्या? ललित निबंध हो गया। याद हो जाएगा आप लोगों को। फिर देखो आपको क्या होता है, नागरी लिपि है ना, नागरी लिपि पाठ को जब आप पढ़ोगे ध्यान पूर्वक तो उसमें आप देखिएगा देवनागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि, ये सब लिपि के बारे में खूब चर्चा की गई है। काफी लिपि के बारे में खाली चर्चा किया गया है। तो यानी आप कह सकते हो कि नागरी लिपि भी एक प्रकार की निबंध है। देखिए आप जैसे सरस्वती पूजा पे निबंध लिखते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखते हैं? सरस्वती माता के बारे में लिखते हो। दुर्गा पूजा पे आप निबंध कह देगा आपको लिखने के लिए, तो दुर्गा पूजा के बारे में खाली दुर्गा पूजा लिखते रहोगे। महात्मा गांधी पे यदि आपको निबंध कह दे लिखने के लिए तो सिर्फ उसमें गांधी जी के बारे में लिखोगे। तो वही बात है कि आप जब नागरी लिपि को पढ़ोगे तो खाली उसमें देखिएगा देवनागरी के बारे में चर्चा है, देवनागरी नंदी नागरी के बारे में। तो यानी आप कह सकते हो कि नागरी लिपि भी एक प्रकार की निबंध है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है? अब देखिए बहादुर कहानी जब आप पढ़ोगे, बहादुर, इसमें आप देखिए लेखक अमरकांत जी का साला जब लाए थे इनको, बहादुर को, कहां से? तो नेपाल से जब लाया था इनको। तो ये देखिए इसमें पूरी कहानी, इनको भगाया गया बहादुर को आरोप लगा करके 11 रुपया का। आपने तो खूब पढ़ा होगा ये पाठ। तो बहादुर एक तरह की कहानी है, कहानी सुनने में बड़ी मजा आता है। अब देखिए बहादुर एक प्रकार की कहानी है। क्लियर हो गया? गद्य की कौन सी विधा है? तो कहानी। यदि परंपरा का मूल्यांकन की बात की जाए कि परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है, तो इसमें देखिएगा आप खाली चर्चा है किसके? साहित्य के बारे में। साहित्य कि साहित्य के युग में कैसे परिवर्तन होगा, साहित्य का विकास कैसे होगा, मतलब खाली साहित्य के बारे में चर्चा होते रहता है। तो यानी आप कह सकते हो कि परंपरा का मूल्यांकन भी एक प्रकार का निबंध ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है? अब देखिए फिर जीत जीत मैं निरखत हूं, इसका लेखक आप लोग को जीत जीत मैं निरखत हूं, महाराज की जय हो,
जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी बिरजू जी महाराज इनके लेखक है। किसका? जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस पाठ का। लेकिन इनमें बिरजू जी इस कहानी को जब आप पढ़िएगा अंदर उल्टा के, तो ये कहानी में देखिएगा एक रश्मि वाजपेयी नाम की एक लड़की है जो बिरजू जी महाराज की शिष्या थी। बिरजू जी महाराज की वो इंटरव्यू ले रही, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार कर रही है वो, कि सर आप बताइए आप कब ब्याह किए, कब आपको अवार्ड मिला, कब आप पैदा हुए, मतलब आप अपने जीवन में इतना आगे कैसे बढ़े। तो यानी ये इंटरव्यू न हुआ जी, इंटरव्यू का ही तो हिंदी होता है साक्षात्कार। यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये गद्य की जो है ना कौन सी विधा है, तो साक्षात्कार। अब देखिए फिर आविनियो, आविनियो आप लोगों को एक डायलॉग बताए थे, आविनियो आभि न पिए जीव पेई आभि न आविनियो पेई। अशोक वाजपेयी लेखक, तो लेखक के लिए भी हम एक सुंदर सा ट्रिक दिए हैं, हाँ, जो एक बार सिर्फ आप वीडियो देख लीजिएगा, जीवन में कदापि नहीं भूल पाइएगा, ठीक है ना। तो आविनियो पाठ का लेखक अशोक वाजपेयी जी, और यदि ये गद्य की कौन सी विधा है इस पे यदि चर्चा किया जाए तो देखिए इस पाठ में जो है ना आविनियो के बारे में चर्चा की गई। आविनियो रोन नदी के किनारे एक बसा हुआ पुराना सा शहर है ये, ठीक ना। तो इस आविनियो शहर के ही बारे में खूब चर्चा किए हैं अशोक वाजपेयी जी, यानी एक रचना रच करके बना करके उसके बारे में खूब बढ़िया से वर्णन किया है। तो आविनियो एक ललित रचना हो गया। ललित रचना मतलब बनाया हुआ रचना, रचना मतलब होता है बना करके, अपने से बना करके उसके बारे में लिखा है आविनियो के बारे में। मछली कहानी जब आप पढ़िएगा तो इसमें संतू नाम का लड़का सब है, संतू है लेखक साहब है, मछली है, 3 मछली लेके बाजार से जो खरीदा था ना, एक मछली लेकर के भागा था कौन? संतू, कुआं में डालने के लिए, नहीं जी। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो जब मछली आप पाठ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये एक तरह की पाठ है, ये पाठ जो है एक तरह की कहानी है, क्योंकि उसमें देखो उसमें होता है क्या कि मछली को लेके भागता है कुआं में डालने के लिए, फिर भग्गू जो था घर का नौकर वो उस मछली को लाता है फिर से, तब उसको फिर काटता है। तो एक तरह से ये जब पाठ आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि ये मछली एक प्रकार की कहानी है, ठीक। याद रखने का नई चीज है ये, रट्टो मत, सिर्फ देख लो ना, गारंटी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना। नौबत खाने में इबादत, खाने में बताए थे, खाने में जो है ना नौबत खाने में इबादत है। तो आप लोग को बताए थे खाने में मिश्री, खाने में आप किसी होटल वगैरह जाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, सौंफ देता है, मिश्री देता है ना जी। तो खाने में मतलब मिश्री देता है ना जी। तो यतीन्द्र मिश्र हो गया इसका लेखक। और देखिए इसमें जब आप नौबत खाने में इबादत पाठ को आप पढ़ोगे मेरे भाई, तो इस पाठ में आपको अलाउद्दीन खिलजी का नाम बिस्मिल्लाह खां का नाम आपको सुनने को मिलेगा। बिस्मिल्लाह खां जिसके वजह से मुहर्रम पर्व जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खां से ही जो है ना मुहर्रम पर्व जुड़ा हुआ है। तो इसमें इस नौबत खाने में इबादत पाठ को जब आप पढ़ते हो तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में चर्चा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका मामा कौन था, नाना कौन था, ये कहाँ रहता था, इसको किस लड़की से प्यार हुआ था, हाँ कहाँ की पकौड़ी खाता था, ये सब चीज। तो यानी इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खान के बारे में खूब बढ़िया से चर्चा किया हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां यानी एक व्यक्ति चित्र हो गया एक तरह से, क्योंकि एक आदमी के बारे में चर्चा किया गया, एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया इस पाठ में, तो इसलिए ये व्यक्ति चित्र हो गया। शिक्षा और संस्कृति, ये जो देखिए शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा शास्त्र। गांधी जी जो शिक्षा और संस्कृति पाठ लिखे थे तो उनमें उन्होंने शिक्षा से रिलेटेड लिखा था, शिक्षा से संबंधित बात लिखा था। तो यानी शिक्षा और संस्कृति पाठ एक तरह की शिक्षा शास्त्र है। यदि आप हमारी इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देख लिए होंगे तो हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको गारंटी के साथ ये सब चीज कभी यादें नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में तो गारंटी ही सेट हो गया होगा। इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अगला पार्ट फिर लेके कल आने वाले हैं। धन्यवाद।